नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी जो है वो हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो गई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। धामों के कपाट खुल चुके हैं। वहीं एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है जिसमें यमुनोत्री धाम में जो यात्री वहां पर जा रहे हैं, श्रद्धालु वहां पर जा रहे हैं, वो पैदल मार्ग में जो भीड़ है वो अत्यधिक देखने को मिल रही है। जिससे कहीं ना कहीं जो क्राउड मैनेजमेंट की जो सरकार बात कर रही थी कि हम इस बार पुख्ता रखेंगे, वही अब अनियंत्रित होते हुए नजर आ रहा है। कहीं घोड़े कच्चर भी उससे नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो बड़ा हादसा है वो होने से जरूर बच गया है, लेकिन जिस तरह से क्राउड मैनेजमेंट को संभालना चाहिए वो प्रशासनिक तौर पर नहीं दिख रहा है। और आज रविवार की मैं बात करूं तो सुबह 7 बजे उत्तराखंड पुलिस ने एक सोशल मीडिया में पोस्ट किया और जिसमें लिखा गया है कि 7 बजे ही कि यमुनोत्री धाम में जितने भी यात्री हैं वो पहुंच चुके हैं, श्रद्धालु पर्याप्त मात्रा में पहुंच चुके हैं। और अगर कोई यमुनोत्री धाम आने का प्लान बना रहा है तो कृपया उसे टाल दे, क्योंकि अत्यधिक जो यात्री हैं वो चारों धामों का रुख कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उत्साह साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरह से जो पंजीकरण रिकॉर्ड तोड़ हुआ है, साथ साथ कहा जा सकता है कि जो यात्रियों की उम्मीद लगाई है शासन ने इस बार, वो कहीं ना कहीं चिंताजनक बन सकती है। तो शासन को पहले से ही तैयारियां करने की जरूरत है। और इसी के तहत आज के लिए जो यमुनोत्री धाम है 7 बजे के बाद फिलहाल जो यात्रा है उसमें थोड़ा अपील की गई है उत्तराखंड पुलिस द्वारा कि प्लीज यहाँ पर ना आए, क्योंकि यहाँ पर जो पर्याप्त मात्रा में श्रद्धालु है वो पहुंच चुका है। जिस पर कांग्रेस भी सवाल उठाती हुई नजर आ रही है। उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। और वहीं भाजपा ये कह रही है कि व्यवस्थाएं दुरुस्त है, सभी अधिकारी अपने मौके पर मौजूद है। अगर कोई ऐसी घटना होगी तो हर संभव परिस्थिति से लड़ने के लिए अधिकारी वहां पर मजबूत तौर पर खड़ा हुआ है। कैमरा जर्नलिस्ट हर्ष उनियाल के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस। रायबरेली में गृह मंत्री अमित शाह का दौरा रहा। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राजू तिवारी। अमित शाह आज रायबरेली के जीआईसी ग्राउंड में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए अपने प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह को जिताने की अपील की। वहीं रायबरेली के सियासी पारा को चढ़ाने के लिए उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। बता दें कि रायबरेली में इस वक्त मौजूद कांग्रेस की महासचिव और कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी पर भी उन्होंने जुबानी हमला बोला। बता दें कि रायबरेली के सियासी पारे की बात करें तो सियासी पारा इस वक्त 7वें आसमान पर है, क्योंकि राष्ट्रीय महासचिव और स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी अपने भाई राहुल गांधी को जिताने के लिए लोगों से अपील कर रही हैं और नुक्कड़ सभाएं भी उनके द्वारा की जा रही है। बता दें कि रायबरेली का जो सियासी पारा है वो इस वक्त 7वें आसमान पे है, क्योंकि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं राहुल गांधी हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह को बनाया गया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह, जिनको जिताने के लिए ही आज रायबरेली के जीआईसी ग्राउंड पर अमित शाह पहुंचे। उन्होंने समीकरण को भी साधने का प्रयास किया। बता दें कि समाजवादी पार्टी के बागी विधायक मनोज पांडे के घर भी उन्होंने पहुंचकर कहीं न कहीं एक मैसेज दिया कि जो ब्राह्मण लाबी है उसको साधने के लिए मनोज पांडे के घर वो गए। और वहीं पर यह भी देखा गया कि लोगों से जिस तरह से वो पेश आए, क्योंकि रायबरेली की राजनीति में साफ तौर से देखा जा रहा है कि परिवर्तन का दौर चल रहा है। हालांकि पूरे मामले को साधने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, चूंकि चाहे बड़े चेहरे हों या राजनीति के दिग्गज हों, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह को जिताने के लिए रायबरेली में लगातार दस्तक दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी अकेले ही रायबरेली को अपने रंग में रंगने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराने के लिए और अपने भाई राहुल गांधी को जिताने के लिए लगातार नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं। खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि रायबरेली की जनता किसको सरताज बनाएगी और किसके सर पर सेहरा पहनाएगी। लेकिन जिस तरह से रायबरेली की राजनीति में लगातार देखने को मिल रहा है कि दोनों पार्टियां अपने प्रत्याशी को जिताने का भरसक प्रयास कर रही हैं, तो ऐसे में अब यहां का सांसद कौन होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन रायबरेली जो चर्चित सीट बनी हुई है उसको लेकर दोनों पार्टियों की तरफ से भरसक प्रयास देखा जा रहा है। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। अमेठी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा की। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संजय यादव। अमेठी सांसद स्मृति ईरानी के
तीसरी बार प्रत्याशी बनने पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज पहुंचे अमेठी के गौरीगंज, जहां पर उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथे लिया कि ये जो कांग्रेसी हैं इनकी जो सोच है वो औरंगजेब वाली सोच है, कहीं ना कहीं इनको पाकिस्तान से सपोर्ट मिलता है। तो उन्होंने मंच से ही कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। साथ ही साथ उन्होंने मौजूद जनसभा में लोगों से अपील किया कि अब की तीसरी बार मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाना है और कहीं ना कहीं एक बार फिर से अमेठी में कमल खिलाना है। अब देखना ये होगा कि पाँचवें चरण को 20 मई में मतदान है और 4 जून को मतगणना है। क्या अमेठी में कमल खिलता है, ये तो आने वाले वक्त का और समय ही बताएंगे कि किस तरीके का नतीजा अमेठी में देखने को मिलता है। संजय कुमार यादव, इंडिया वाइज, अमेठी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बाराबंकी में जनसभा को संबोधित किया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बैग। लोकसभा 2024 के चुनाव का किला फतेह करने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव का चुनावी दौरा तेज हो गया है। चुनावी दौरे के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव बीजेपी पर बड़ा हमला भी कर रहे हैं। आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बाराबंकी और राजधानी लखनऊ की मोहनलालगंज सीट से प्रत्याशी को जिताने के लिए सभा किया। बता दें कि लोकसभा 2024 के चुनाव में जहां एनडीए यानी बीजेपी के प्रत्याशी को जिताने के लिए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम के साथ साथ मंत्रियों की फौज अब चुनावी प्रचार में जुट गई है, वहीं बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी धुआंधार चुनावी रैली कर रहे हैं। इस रैली के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव बीजेपी और उसकी नीतियों को लेकर बड़ा हमला भी बोल रहे हैं। आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव बाराबंकी पहुंचे, जहां पर उन्होंने परीक्षा पेपर लीक मामले में बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा और साथ ही साथ यह भी कहा कि जिस तरह से बीजेपी ने बाराबंकी में निवेश की बात कही उसे पूरा नहीं किया और साथ ही साथ सरकारी योजनाएं जो चल रही थी सपा सरकार में उसको भी बीजेपी बर्बाद करने का काम कर रही है। इसके बाद साथ ही साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यहाँ कई और बड़े हमले भी बीजेपी पर किए। इसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव राजधानी लखनऊ की मोहनलालगंज सीट से प्रत्याशी आरके चौधरी को जिताने के लिए चुनावी सभा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अभी तक बीजेपी सरकार में शिक्षकों की कोई भर्ती नहीं हुई है। 69,000 शिक्षक हर भर्ती परीक्षार्थी लगातार अपना हक पाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही साथ कई ऐसी योजनाएं जो सपा सरकार में चलाई गई थी वह पूरी तरह से बंद हो गई है। यादव ने यह भी कहा कि जिस तरह से परीक्षा पेपर लीक किया जा रहा है इससे बेरोजगारों में गुस्सा बरकरार है और इसका जवाब बेरोजगार बीजेपी सरकार को चुनाव में देंगे। यहाँ भी अखिलेश यादव ने एक के बाद कई प्रहार बीजेपी पर किए। फिलहाल अब देखना होगा कि जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव चुनावी रैली कर रहे हैं और अपनी जीत का दम भर रहे हैं और साथ ही साथ प्रत्याशियों को जिताने के लिए अपील कर रहे हैं, इसका क्या फर्क पड़ेगा यह आने वाला समय बताएगा। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की विधायकों के साथ बैठक। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। दिल्ली में कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत पर 1 जून तक बाहर आए हैं और जैसे ही वो बाहर आए उसके बाद से ही वो एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, दरअसल जब से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर बाहर आए उसके बाद से ही वो पूरे चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं और इसी का परिणाम रहा कि आज रविवार को सबसे पहले उन्होंने अपने तमाम विधायकों के साथ में सीएम हाउस पर एक बैठक की। उस बैठक में दिल्ली सरकार में तमाम जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के वो विधायक मौजूद रहे। इस दौरान विशेष तौर पर आम आदमी पार्टी के उन तमाम विधायकों को एक पारिवारिक रूप से जोड़ने का भी प्रयास किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जमकर निशाना साधा और इसके बाद उन्होंने पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि जब से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर बाहर आए हैं, उसके बाद से ही वो पूरी तरीके से एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं और इसी का परिणाम है कि लगातार एक के बाद एक चुनावी जनसभा, पार्टी जो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक, ऐसी तमाम चीजों पर विशेष तौर पर जोर दे रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में 25 मई को छठे चरण के तहत चुनाव होना है और कुछ ही दिन शेष बचा है। ऐसे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के अंदर न केवल जोश भरने का काम कर रहे हैं, बल्कि वो ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते ताकि दिल्ली वासियों के संपर्क में वो ना बने। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। दिल्ली में 5वें चरण में चुनाव होना है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमल किशोर। में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा बढ़ा हुआ है। हर राजनीतिक दल चुनाव को देखते हुए चुनाव प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और अपनी जीत का दावे भी कर रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी रविवार को धुआंधार चुनाव प्रचार देखने को मिला। वहीं आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों ने रैली निकालकर एक दूसरे पर जवान प्रहार भी किया। आम आदमी पार्टी ने कार्यकर्ता साइकिल पर सवार होकर, तो वहीं बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता मोटरसाइकिल पर सवार होकर दिल्ली के सड़कों पर चुनावी प्रचार करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि दिल्ली में लोकसभा सीटों पर 7 सीटों पर 25 मई को चुनाव होना तय है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस, दिल्ली। इटावा में चौथे फेज में चुनाव होना है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता वंदना यादव। चौथे चरण का इटावा में मतदान होना है। ऐसे में शासन प्रशासन ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है कि कैसे भी करके मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से कराना है। मैं इस समय मौजूद हूँ नवीन सब्जी मंडी में, जहां से लगभग 890 पोलिंग पार्टियां अपने अपनी ड्यूटी के लिए रवाना हो चुकी हैं और अपनी अपनी मतपेटी लेकर वहां से ड्यूटी है उसके लिए रवाना हो चुकी हैं। वहीं शासन प्रशासन की पूरी मंशा ये है कि कैसे भी करके पूरे जनपद में मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से कराया जाए, किसी भी तरीके की लड़ाई झगड़ा ना हो, जिसके लिए पुलिस प्रशासन भी काफी तरह से मुस्तैद है। वहीं अगर बात की जाए मतदाताओं की, तो मतदान के लिए यहाँ शासन प्रशासन ने कई महीनों से लगातार जागरूकता अभियान भी चलाए हैं, जिससे कि जो मतदाता हैं उनमें जागरूकता लाई जाए और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान किया जाए और मतदाताओं के अंदर उत्साह भी रहे कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपने बूथ पर जाके मतदान करना है और वोट प्रतिशत को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। इटावा से इंडिया वॉइस के लिए वंदना यादव। लखीमपुर खीरी में चौथे चरण में चुनाव होना है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राम जी। लखीमपुर खीरी चौथे चरण के चुनाव का आगाज हो जा चुका है। लखीमपुर खीरी के राजापुर मंडी जो नवीन मंडी स्थल है, वहां से पोलिंग पार्टियां बाकायदा रवाना की जा रही हैं। हर एक पोलिंग पार्टी के साथ में पुलिस बल भी जा रहा है, अर्धसैनिक बल भी है। अगर बात की जाए तो बड़े पैमाने पे इंडो नेपाल बॉर्डर लखीमपुर खीरी से जुड़ा हुआ है। उस बॉर्डर को बाकायदा सील कर दिया गया है, बाकायदा एसएसबी की एक यूनिट लगाई गई है। अगर बात की जाए तो देखा जाए तो 1638 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, बाकायदा चाक चौबंद व्यवस्था को लेके जो जिलाधिकारी हैं सुबह से ही विजिट कर रहे हैं, पुलिस अधीक्षक विजिट कर रहे हैं। और अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की तो बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्स, सब इंस्पेक्टर और बाकायदा अर्धसैनिक बल पीएससी लगाई गई है। चप्पे चप्पे पे पुलिस की अपनी निगाह है। जो क्रिटिकल बूथ हैं, जो संवेदनशील बूथ कहे जाते हैं, उस पर भी पुलिस की एक पैनी निगाह है कि कहीं किसी तरह तरीके से कोई गड़बड़ ना होने पाए। और वहीं मतदान का प्रतिशत बढ़ाने को लेकर जो जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह हैं, बाकायदा इन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर में एक स्कूटी रैली का भी आयोजन किया गया था। बाकायदा जो मतदान कर्मी हैं, बाकायदा उनको आमंत्रण पत्र भी दिया गया है। तो कहीं ना कहीं लखीमपुर खीरी का मतदान बढ़ते जाए, इसको लेके डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने ये भी कहा है कि जिस जो बूथ पे मतदान सबसे ज्यादा होगा, वहाँ के जो प्रधान हैं, वहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको डिनर पर भी आमंत्रित किया जाएगा। वहीं लखीमपुर खीरी में चाक चौबंद व्यवस्था देखी जा रही है। इंडिया वाइज से लखीमपुर खीरी से राम सिंह। मिर्जापुर में राजनाथ सिंह का दौरा है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमलेश कुमार। मिर्जापुर के राजकीय इंटर कॉलेज के सामने बीएलजे ग्राउंड में आपको बता दें कि यहाँ पर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। कल 13 तारीख है। 13 तारीख के दिन 12:15 पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आगमन मिर्जापुर में हो रहा है। वही बता दें कि मिर्जापुर के बहुचर्चित राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जो हैं माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ जो इस समय हम मौजूद है, जहाँ पर यहाँ से 2 किलोमीटर के रेंज में आप बता दें कि केबीपीजी कॉलेज है, वहाँ के प्रोफेसर रह चुके हैं, इसलिए कि मिर्जापुर में लोकप्रिय माने जाते हैं राजनाथ सिंह।
वही आएंगे माँ के इस धरती पर। विंध्यवासिनी माँ का नगरी भी माना जाता है। यहाँ पर आएंगे और यही पर सभा संबोधित करेंगे। संबोधित करने के बाद कल के ही डेट में यानी 13 तारीख को ही जो है कि बता दे कि अपना दल की सांसद अनुप्रिया पटेल का जो है कि नामांकन भी होने वाला है। हो सकता है कि राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं इस नामांकन में भी शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि यहाँ संबोधित करेंगे। संबोधित करने के बाद फिर यहाँ से रवाना किसी दूसरे जिले के लिए होंगे। आपको बता दें कि जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। आज रात तक के पूरे आप जिस तरह से देख रहे हैं पूरे टेंट कुर्सी कंप्लीट हो जाएंगे। कल सुबह तक जो है एकदम रेडी हो जाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ तैनात कर दी जाएगी। अब आप बता दें कि 12:15 बजे आने के बाद 40-45 मिनट तक यहाँ पर रहने के बाद संबोधित करने के लिए संबोधित जिस तरह से हो जाएगा उनका फिर किसी और जिले के लिए आगमन हो चुका रहेगा। हमारे सहयोगी स्वयं के साथ कमलेश कुमार के हमीरपुर में चौकी प्रभारी राहुल मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए गए। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रूपेश गुप्ता। क्षेत्र में जो चौकी प्रभारी हैं जो राहुल मिश्रा उनको ऊपर गंभीर आरोप एक महिला ने लगाए हैं। पूरा मामला सुमेरपुर थाना क्षेत्र के चौकी का है जहां पर एक एसआई है राहुल मिश्रा उनको ऊपर महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप ये हैं कि जो महिला उसके साथ 1 महीने पहले मारपीट हुई थी उसके और उसके पुत्र के साथ, उसी को लेकर वो महिला चौकी जाती है। चौकी जाने के बाद उसके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। थाने जाती तो उसको न्याय नहीं मिलता। इसके बाद वो हमीरपुर पुलिस अधीक्षक के पास आती है वहाँ शिकायती पत्र लेकर। तो मौके पर पुलिस अधीक्षक नहीं मिलती तो उसने ऑनलाइन शिकायत भी की हुई थी लेकिन उसका निस्तारण नहीं हुआ। और उस महिला ने जो चौकी प्रभारी राहुल मिश्रा उनके ऊपर गंभीर आरोप भी लगाया और अभद्र भाषा का जो महिला के साथ वो बातचीत करते हैं तो उसी को लेकर उसने ऑनलाइन शिकायत की। अब देखने वाली बात ये होगी महिला को कब न्याय मिलता है। इंडिया वाइस से रूपेश गुप्ता। लखनऊ में रोहित अरोड़ा गिरफ्तार हो गए। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बैग। मोटर्स के निदेशक रोहित अरोड़ा को राजधानी लखनऊ की पुलिस ने कानपुर से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। रोहित अरोड़ा पर महिला को नशीला पदार्थ खिलाकर उसकी अश्लील वीडियो बनाने के बाद रेप और ब्लैकमेलिंग का मुकदमा दर्ज हुआ था। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ के आलमबाग की रहने वाली एक महिला ने टीएस मोटर्स के निदेशक रोहित अरोड़ा पर आरोप लगाया है कि उसकी दोस्ती वर्ष 2022 में किराए के मकान को लेकर हुई थी। इस दौरान रोहित अरोड़ा ने उसे प्रेम जाल में फंसा लिया और 6 मार्च 2023 को उसे राजधानी लखनऊ के एक होटल में बुलाया जहां पर उसे कोल्ड ड्रिंक्स में नशीला पदार्थ खिला दिया और उसके बाद उसकी अश्लील वीडियो बना ली गई। इस दौरान उसके साथ रेप भी किया गया। रोहित अरोड़ा लगातार अश्लील वीडियो के सहारे उसका यौन शोषण करते रहे और साथ ही साथ लाखों रुपए भी वसूलते रहे। इस दौरान जब महिला ने रोहित अरोड़ा पर शादी का दबाव बनाया तो उसने उसके साथ मारपीट भी किया। ठकहार कर पीड़ित ने राजधानी लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज होने के बाद एक्टिव हुई हजरतगंज थाने की पुलिस ने रोहित अरोड़ा को कानपुर से गिरफ्तार कर लिया है। रोहित अरोड़ा पर बेहद गंभीर आरोप है और उन्हें जेल भेज दिया है। हालांकि अब देखना यह होगा कि जिस तरह से पुलिस ने चर्चित टीएस मोटर्स के निदेशक रोहित अरोड़ा को गिरफ्तार कर जेल भेजा है, चार्जशीट में और क्या क्या आरोप लगते हैं यह अभी देखना बाकी है। फिलहाल टीएस मोटर्स के निदेशक रोहित अरोड़ा एक बड़े बिजनेसमैन भी है। अब वह कानूनी शिकंजे में फंस चुके हैं। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वाइस। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर से विचलित कर देने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। को अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में भीड़ का सैलाब इतना था कि भीड़ जो है हिलोरे ले रही थी। इतनी भीड़ को देखते ही लोगों का दिल कांपने लगा।
लोगों का कहना था कि इतनी भीड़ और मंदिर प्रबंधन द्वारा कोई व्यवस्थाएं नहीं करना और इतनी भीड़ आना कहीं कोई हादसा ना हो जाए, क्योंकि भीड़ की जो वीडियो वायरल हो रही हैं उनको देखते हुए दिल दहलाने वाली वीडियो हैं और लोगों का देखते ही दिल दहला जाएगा कि कितनी भीड़ है। इसी के साथ में वहाँ पर जो सुरक्षा गार्ड हैं उन सुरक्षा गार्डों ने तमाम दर्शनार्थियों से और भक्तजनों से धक्का मुक्की की उनके साथ में और उनको बाहर निकालने का काम किया। कई भक्तगण श्रद्धालु दर्शन भी नहीं कर पाए और वो बाहर चले गए, क्योंकि वहाँ के सुरक्षा गार्ड उनको उनके साथ में धक्का मुक्की कर रहे थे। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक। जयपुर में बम फटने से एक लड़के के हाथ के चीथड़े उड़ गए। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राहुल। और दुर्घटना घटी, ऐसा ही कुछ मामला राजस्थान के विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के ब्रह्मपुर गांव में देखने को मिला, जहां एक युवक सुबह सुबह घूमने को निकला था और घूमने के दौरान उसे एक पीली थैली दिखती है और जैसे ही उस पीली थैली को वो हाथ लगाता है तो वो फूट जाती है और इतनी बुरी तरह से फूटती है कि उस युवक का हाथ और उसकी उंगलियां वो खो डालता है। जैसे ही ये मामला गाँव वालों को पता चलता है तो इलाके में सनसनी फैल जाती है। फिलहाल उस युवक का राजधानी जयपुर के एसएमएस अस्पताल में इलाज चल रहा है और इस पूरे मामले की पुलिस तफ्तीश कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष शर्मा के साथ राहुल जांगीर, विराट। मैनपुरी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश कुमार। मैनपुरी में रोडवेज बस ने महिला को रोंदा हुई दर्दनाक मौत उपचार के दौरान। पूरे मामले के अनुसार आपको बताते चला, मैनपुरी की मोहल्ला अग्रवाल की रहने वाली नीतू पत्नी सुरेंद्र कुमार कानपुर जाने के लिए रोडवेज बस स्टैंड पर मैनपुरी बस स्टैंड पर पहुंची। तभी रोडवेज बस चालक की लापरवाही से उनको टक्कर लग गई और दोबारा से जब लोगों ने उसके साथ हाथापाई की बस चालक के साथ, तो उसके बाद गुस्साए रोडवेज बस ने जब बैक की और आगे तेजी से दौड़ाई, इसके बाद महिला उसके नीचे आ गई, जिससे महिला की गंभीर रूप से घायल हो गई थी। गंभीर घायल अवस्था में नीतू को जिला अस्पताल के इमरजेंसी में रात्रि 9:30 बजे भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। परिवार के लोगों ने रोडवेज बस चालक पर लापरवाही का आरोप लगाया है और कार्रवाई की मांग की है। जल्द से जल्द रोडवेज जो बस चालक है उसकी गिरफ्तारी किए जाने की बात कही जा रही है और जिस तरीके से हादसा हुआ है उसके बाद परिवार के लोगों का भी रो रो के बुरा हाल बना हुआ है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच करना अब शुरू कर दिया है। ट्रक जो बस चालक है उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाने की बात कही जा रही है। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश कुमार। लखनऊ में युवक को मारा गया चाकू। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आमान। लखनऊ में कल देर रात सनसनीखेज घटना को अंजाम दिया गया। आपको बता दें, एक 32 साल युवक को चाकुओं से गोद के मौत के घाट उतार दिया गया। जी हाँ, पूरा मामला थाना बाजार गाला क्षेत्र के भदेवे का बताया जा रहा है, जहाँ पे 32 साल वर्षीय युवक जिसको चाकुओं से गोद के मौत के घाट उतार दिया गया। मौके पे मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है, जैद नामक युवक को उसके ही परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद हुआ था, जिसके विवाद के चलते आपसी में चाकूबाजी होती। चाकूबाजी होने के बाद जैद काफी गंभीर रूप से घायल हो जाता है और मौके पर पहुंची पुलिस जैद को ट्रामा सेंटर इलाज के लिए भेजती है। इलाज में डॉक्टर द्वारा उसका इलाज किया जा रहा था, वहीं इलाज में उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। मृत घोषित करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। वहीं जो मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी हैं, उन्होंने इस मौके पे बहुत ज्यादा ना कुछ बोल के साफ तौर से कहा है कि इस घटना का जल्द ही सफल अनावरण किया जाएगा। लखनऊ से मोहम्मद अमान। मैनपुरी में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। खबर पर ज्यादा जानकारी देने हमारे संवाददाता मुकेश कुमार। के अलाउ थाना क्षेत्र में दो पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर जमकर मारपीट हो गई है। मारपीट होने के बाद 1 दर्जन लोग घायल हुए। पूरा मामला मैनपुरी के अलाउ थाना क्षेत्र के नगला खेदर से जुड़ा हुआ है, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें 1 दर्जन लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को जहां जिला अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया, तो वहीं एक पक्ष की घायल हुई युवती ने बताया, अनामिका ने बताया कि उसके परिवार के लोग ही उसकी जमीन पर जबरन कब्जा करना चाह रहे हैं, क्योंकि 2 दिन पहले ही उसने अलाउ थाना क्षेत्र थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी और कहा था कि यहाँ कोई भी विवाद हो सकता है।
अगर पुलिस इस मामले को सख्ती से संज्ञान में ले लेती तो आज ये मारपीट की घटना न होती और 1 दर्जन लोग घायल न होते। तो वहीं अनामिका ने बताया कि दादी, बाबा और मम्मी और उसकी बहन सहित 6 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों का उपचार जिला अस्पताल की इमरजेंसी में बना हुआ है। तो वहीं परिवार के लोगों का कहना है कि जो लोग लगातार कब्जा कर रहे हैं उन वो अब जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और गांव में निकालने की भी धमकी दी जा रही है। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए फिलहाल के लिए रिपोर्टर लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।